सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी प्रिय छात्रों को जय हिंद जय भारत। आज आपका यूपी बोर्ड क्लास कक्षा 10 का हिंदी पेपर पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, जिसे पूर्णांक रहेगा 70, समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा। 15 मिनट आप परीक्षार्थी को अपने प्रश्न पत्र को क्या करना है, पढ़ने के लिए है। ठीक, इसके बाद प्रश्न 2 भाग खंड तथा खंड अ ब में विभाजित हैं। ठीक, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसे 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से क्या करना है, एक ऑप्शन आपको चुनना है। प्रश्न पत्र अ से बहुविकल्पीय हो गया। वो मार्कशीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करेंगे। अगला ऑप्शन है, लिखा है चौथा, खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। जो आ रहा है उसको करिए, जो नहीं आ रहा उसको भी कर लीजिएगा। ठीक, अंतिम में आपका कार्य सही हो जाए। ठीक, वो मार्कशीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उस काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यदि ऑप्शन गलत हो जा रहा है तो उसको काटिए न इरेजर से उसको मिटाइए। ठीक, न उसे काटिए। यदि काटेंगे नुकसान आपका होगा। ठीक, प्रत्येक प्रश्न को सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक, प्रश्न अब पे चर्चा किया जा रहा है। देखिए, पहला खंड हमने क्या किया, जैसे वो खंड अ पे चर्चा किया गया। जैसे पहला प्रश्न है, दूसरा कब तक प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, कब किया गया, सन 1951 में। दूसरा कब तक प्रकाशित कब किया गया, 1951 में किया गया। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। लिखा सुमित्रा नंद पंत की रचना है क्या है। इनमें से सुमित्रा नंद पंत जी का रचना इसमें से कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर पल्लो हैं। ठीक, थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा इससे बड़ा कर दें। तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग, लिखा है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बाबू, प्रकृति का मानवीकरण होता है। अगला प्रश्न पे आइए, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं, यानी मैथिली शरण जी किस युग से संबंधित हैं। तो किस युग से सभी लोग आप लोग पढ़े हैं, तो बताइए किस युग से हैं, द्विवेदी युग से। किस युग से हैं बाबू, द्विवेदी युग से। किस युग से, द्विवेदी युग से हैं। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस व्यक्ति ने कहा, यानी केशव प्रसाद जी को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे थे। ठीक, आगे सभी प्रश्न 1-1 नंबर का है। अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, ये नंबर जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न आपका, इला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है क्या। कहानियों का विषय है क्या। इस प्रश्न का मानववैज्ञानिक है, क्या है, मानववैज्ञानिक है। अगला प्रश्न सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है क्या, कौन सा समय है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, डी नंबर उपयुक्त में से सभी हैं। क्या है, उपयुक्त में से सभी।
अगला प्रश्न मिलान करना है। देखिए इसमें 9 प्रश्न का मिलान करना है। मैला आंचल किस लेखक का है? तब मैला आंचल किस लेखक का है? तब मैला का आंचल का लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ जी हैं। और चित्र लेखक के रचना किसने किया था भाई? तब भगवती शरण जी हैं। उसने कहा था इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? चंद्रधर शर्मा जी हैं। कफन किसका है? मुंशी प्रेमचंद, सबको पता है। ठीक, इस प्रकार के इनका हमने ऑप्शन का टिक लगा दिया। आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखें। लिखा है उपन्यास इसमें से कौन सा है? कफन आप लोग सभी को पता, कफन नहीं होता उपन्यास। ठीक, कफन नहीं होगा। सेवा सदन है, विराट की पद्मिनी है और चित्रलेखा, ये सभी हमारे क्या हैं? उपन्यास हैं। क्या हैं? उपन्यास हैं। तो कफन हमारा नहीं है। कफन को छोड़कर सभी हमारे क्या होंगे? उपन्यास होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? तो कफन किस में नहीं है? कफन तीसरा नंबर है, तो तीसरा ये है तो इसमें छोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए, या तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए। कड़ू रस का स्थायी भाव क्या है? जो कड़ू रस का स्थायी कड़ू रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये तो हास्य का हो गया भाई, ये श्रृंगार का रति हो गया, ये करुण रस का हमारा शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न ध्यान से आप लोग देखें। लिखा सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोन गात मनोह नीलमणि शैल पर आतप रहे प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इनमें कौन सा अलंकार है बाबू? तो हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न करा यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, विराम से 24 मात्राएं होती, किस छंद का है? किस छंद का होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सोरठा है। क्या भाई? सोरठा है। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? ए नंबर। क्या है? ए नंबर प्रहार शब्द में प्रयोग किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा संख्यावाचक है? द्विगु समास है। क्या है बाबू? द्विगु समास। अगला प्रश्न अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगला प्रश्न आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? आंसू का तत्सम रूप हमारा क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु। कर्मवाच में प्रधानता होती है क्या है? कर्मवाच में प्रधानता किसकी होती है? तो कर्म की प्रधानता होती है। ठीक, अगला प्रश्न ताबे शब्द में वचन और विभक्ति कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर है। क्या है? डी नंबर। चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक, अगला प्रश्न सभी छात्रों ने मिल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने मित्रों को और सगे संबंधियों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। अभी तो पहला है आपका, फिर सारे से बहुत से प्रीवियस ईयर
पेपर करते समय आप लोग किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होने दूंगा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में स्वरनाम है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। स्वरनाम इनमें से हमारा क्या? कोई नहीं होता है। ठीक, इनमें से स्वरनाम की कोई शब्द को लिया नहीं गया है। ठीक, 20 प्रश्न पे आपको चर्चा किया गया है। और रही बात इनके पैराग्राफ में, अभी इसमें तो हल नहीं करा रहा हूँ। अगला जो पैराग्राफ रहेगा आपको भी पूरा विस्तार से मिलेगा। आगे केवल हमने सारांश पे केवल पर चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए कैसे। थोड़ा झूम इसको। अरे वर्णनात्मक प्रश्न देखिए, खंड ब आ गया। क्या आ गया? ब। इसमें लिखा है साफ साफ, निम्नांकित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या करना है? 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब रही कितने का पूर्णांक है? तो 6 है। क्या है? यानी एक जो 3 प्रश्न हैं, एक प्रश्न कितने नंबर का? 2 नंबर का है। तो 3 प्रश्न है तो 6 नंबर हो गया। क्या हो गया? आप लोग हिंदी का जो पैराग्राफ है, गद्यांश हो पद हो, उनको बारीकी से पढ़िए और उनको समझिए किस पाठ का है, किस लेखक का है, क्या कहा गया कहानी में। इनको बिटोर को अपने ज्ञान यानी अपने मानसिक जो बुद्धि है उसमें क्या करें, थोड़ा कैच करें। केवल हमने थोड़ा हिंट में बताऊंगा। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, यानी जैसे हमारा इंडिया है, ये सभी क्या कर रहा है? सभी धर्मों को मानता है। क्या करता है? सभी धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, सारी दुनिया में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। यहाँ की गिनती करने के लिए कोई आसान बातें नहीं माना जाए। करा इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यानी ऐसे शब्दों का कहा गया है। यानी अपरिचित, मान लीजिए परिचित आदमी आया और घबरा कर कहा, एक कह उठे कि यह देश नहीं है, क्या है? अनेक देशों का समूह है। क्या कहे? अनेक देशों का है? समूह है। यह एक जात नहीं, यह एक कोई जात नहीं। क्या कर रहा है? कोई एक जात नहीं, अनेक जातियों का समूह है। एक जात नहीं, अनेक जातियों का क्या है? समूह है। अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य यानी कोई इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाता है, जो गहराई में नहीं जाता है वो विभिन्नताएं ही देखने में आएगी। जो गहराई तक तो नहीं जाएगा भाई, वह विभिन्नताएं में करते रहेगा। ठीक, तोता मैनो उसका चालू ही रहेगा। ठीक, इस प्रकार को हमने गद्यांश को आप पढ़ाएं। आप कर आगे जो गद्यांश हैं, गद्यांश को संदर्भ लिखिए। क्या कर रहा है? अब संदर्भ के आपको सबको पता होगा, सारे स्कूल वाले जितने अध्यापक होंगे, मैडम होंगे, वो अपने बच्चों को किसी प्रकार की क्या करेंगे? नीचा नहीं दिखाएंगे, अन्यथा अपना नीचा दिखाएंगे। इसलिए सभी लोग संदर्भ लिखाए होंगे, पाठ पढ़ाए होंगे, समझाए होंगे। उनकी हिंदी को क्या करना, अर्थ को थोड़ा समझकर अपने भाव के अनुसार लिखें। लिखा है गद्यांश को संदर्भ में, यानी हमने संदर्भ लिखा। आगे ये देखिए किस पाठ का है। हमने तो पाठ का नाम देखा भारतीय संस्कृति का है। और भारतीय संस्कृति का किस लेखक है? तो हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब तो हमारा संदर्भ का 2 नंबर मिल गया। हमने पाठ पढ़ लिया और उनके भाव को समझ लिया, अर्थ लिया और देखा ये तो हमारा पाठ क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है।
और इनसे रिलेटेड हमारा जो अर्थ है उनको हमें थोड़ा अपना पढ़ेंगे, कुछ बताए हुए सर जी से मैडम से कहा उनके भाव को समझ के लिखेंगे। तो हमने कहा प्रस्तुत गद्यांश है, यानी संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जो भी आपको लिखाया गया उन्हीं के भाव के अनुसार आप लिखिए, प्रस्तुत किया, पछता, उद्धृत किया, जो भी आपने हेडलाइनिंग में लिखा हो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। करा लेखक ने भारतीय संस्कृति अनेक देशों का समूह क्यों कहा? अब क्यों कहा, अब इनके बारे में तोड़ मरोड़ के लिख लीजिए। ठीक, अब जो रेखांकित हमारा शब्द बना हुआ है, रेखांकित शब्द को क्या करना है, व्याख्या करना है। अब यहाँ व्याख्या करेंगे रेखांकित जो जिस पे लाइनिंग लगा हुआ है, जिससे हमने पढ़ा है अनेक विभिन्नताएं के, तो यहीं से लाइनिंग को हमने क्या कर अर्थ बनाकर अपना जो भाव के अनुसार अर्थ निकलेगा उनको हमने क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक, अब रही बात दूसरी बात, यानी पहला पैराग्राफ आपको नहीं आ रहा तो दूसरा करिए, दूसरा भी पहला नहीं आ रहा तो दूसरा करिए, और दूसरा आ रहा तो पहला छोड़ दीजिए। दोनों में से एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसे बच्चों के एक नहीं याद हो तो ये कर लें भाई, मौका दिया जाता है। बाकी बच्चे मौका का फ़ायदा ना उठाएं तो अपने खुद पैर पे क्या करें, कुल्हाड़ी मार लेंगे। सेम उसी तरह इनका भी डिटेल्स हैं। अब देखिए हमने पैराग्राफ गद्य था या क्या था, गद्य अब पद में आ गया। मोर पंख सिर ऊपर रखी हो गुंज की माल, गरह पहिरोगी ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भावते सोही मेरो रसबान सो तेरे कहें सौ सवांग, करोगी या मूल्य मूल्य धर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। तो इस किस पाठ से लिया गया भाई? आपको ये तो हमें रस खान जी का है, क्या है ये, रस खान जी का है, ये पाठ रस खान जी से लिया गया है। अब दूसरा पैरा उसी तरह इनका संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश का जो रेखा ये बना हुआ है इनके व्याख्या करना है। कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं, क्या करते हैं, कृष्ण की कौन लीलाओं को क्या करते हैं, गोपियाँ वहाँ के नकल करना चाहती हैं। तो इनके भाव के अनुसार समझिए, अर्थ निकालिए। ये रसकान जी का है। ठीक, अब इनके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, पेपर मस्त है, आप लोग का याद होना, अथवा में नहीं वो याद है तो हमारे देखिए, उदो मोही ब्रज विरासत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंजी की चाही, प्रातः समय जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सजे हो अति हित साथ खावावत, गोपी गवाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ है, लिखा क्या भाई, सॉरी जदुनाथ है। यानी इस प्रश्न का हमारा ये सूरदास जी हैं, क्या है, इस पैराग्राफ का सूरदास जी हैं। अब इनका आपको जैसे अर्थ निकालिएगा, इनके क्या करें प्रसंग आगे संदर्भ लिखिए। जो सबकी नहीं पूछा गया, रेखांकित शब्द का क्या किया गया है, रेखांकित शब्द का। उसके बाद कहा है श्री कृष्ण को ब्रज की कौन सी बातें विस्मृति नहीं, यानी कृष्ण जी को ब्रज की कौन सी बातों को कभी भूला नहीं जा रहा है। ठीक, इस भाव के अनुसार देखिए, यहाँ पे इनको ऐसे व्याख्या करिएगा। ठीक, अगला वीडियो में आपको पूरा विस्तार से व्याख्या सहित बताऊंगा। ठीक, अब रही संस्कृत के बाद से, अब इसमें भी उसी तरह सेम, इसमें कह रहा है एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन दोनों में से क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, व्याख्या करना है। अब इसको ये देखिए कहाँ पे किस भाग से है और इनके लेखक कौन है, यहाँ पे ये करेंगे संदर्भ।
अब उनके बाद व्याख्या करेंगे भाई। ठीक, संदर्भ सहित क्या करना है, अनुवाद करेंगे। दोनों में से आपको जो भी आए, यदि पहला आ रहा है तो पहला करिएगा, यदि दूसरा लिखना होगा तो तीसरा नंबर को उत्तर डालकर अथवा में करके लिखिएगा। क्या करेंगे, अथवा में करके लिखिएगा। उसके बाद अच्छे से संदर्भ सहित उनकी व्याख्या करिएगा। फिर देखिए चौथा प्रश्न है, इनमें से एक संदर्भ सहित व्याख्या करना है। क्या करना है, संदर्भ सहित इनको व्याख्या। ये प्रश्न आपको आ रहा है तो ये करिए, न तो दूसरा आ रहा है तो दूसरा करिएगा। ठीक, पहला आ रहा है तो पहला करिए, दूसरा नहीं आया, दूसरा आ रहा है तो दूसरा करें। जो दोनों में से एक करना है। क्या करना है, एक करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। इस पेपर में केवल आपको इस थोड़ा अध्ययन करने की बात है, और इसके बाद जो दूसरा मॉडल पेपर लूँगा, आपको कोई भी हेरा फेरी नहीं होगा, सेम के सेम कॉपी टू कॉपी मिलेगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी संगतियों, सगी संबंधियों तक वहाँ तक वीडियो को फोकस करिए और सब्सक्राइब कराइए। सब्सक्राइब कराने का मकसद ये हुआ, हम वीडियो आपको बनाएं और शिक्षा लाइन में है, शिक्षा यानी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपको तो कुछ फ़ायदा हो। ठीक, फ़ायदा हो, और अपने गुरुजनों का भी तरह सहयोग करेंगे। सब्सक्राइब बढ़ाइए और लाइक करिएगा, आपको पसंद हो तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न लिखा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी का एक उत्तर देना है। हमें क्या करना है, अपने जो अध्यापक पढ़ाए हैं उन्हीं के अनुसार क्या करना है, इनमें से एक क्या करना है, उत्तर देना है। और कितने वर्ड में, 80 है तो 80 और 100 के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए ये शब्द हम लोग को क्या करना है, नहीं लिखना है। जहाँ पे लिखना हमने आ रहा हूँ, ये भी नहीं लिखना है। मेवाड़ मुकुट आ गया भाई, मेवाड़ मुकुट पे हमने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो मेवाड़ मुकुट कहाँ गया, ये मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के तृतीय स्वर्ग लक्ष्मी जी के बारे में सारांश लिखना है। नहीं आ रहा तो मेवाड़ मुकुट के आधार पे दौलत के चरित्र को क्या करना है, वर्णन करना है। इन दोनों में से एक ही करना है भाई, जो आपको सरल है तो याद करें। सातों स्वर्ग याद कर लेंगे, वो सबसे आपका उन्नत क्या कार्य रहेगा। ठीक, आप लोग कोशिश करिए, याद कर लीजिए। जो समझ में नहीं होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे अपने बच्चों का भविष्य को उज्जवल बनाएं, और बच्चे हमारे वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें आप लोग। प्रश्न देखिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए, यानी इनके जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख किया है। यानी एक जीवन परिचय दीजिए उनका, और उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख करना भाई, और कुछ नहीं। आपको इनमें से एक लिखना है। आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनमें से किन्हीं एक व्यक्ति को चुनिए और इन्हीं के लिखना है। जो ज़्यादा नहीं भरना है, मेन पॉइंट पे 100 से 80 वर्ड में हो जाने चाहिए। उनका जन्म तिथि, स्थान, और इनके माता पिता जी का नाम हो याद है, और इनके थोड़ा पढ़ाई से जुड़े हुए हों, इतना लिखिए। और लिखिए तो हम लोग कम से कम चारों पन्ना में लिख देंगे, बाकी मेन पॉइंट पे कर रहा है, इतने में लिखिए तो इतने में लिखें भाई। ठीक, बाकी जो भी हो कॉलम सही से रहना चाहिए। ठीक, और यदि इनके जीवन परिचय लिखेंगे 2 नंबर में, यदि इनकी रचना लिखें तो 2 नंबर मिले। इनकी यानी जीवन लिख रहा हूँ तो 3 नंबर, और इनका रचना लिख रहा हूँ तो 2 नंबर, 3 2 5 हो गया। ठीक, अगला प्रश्न पे आइए। घबराइए नहीं, आप आए हैं सही जगह पर, और सही जगह आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, वो तो गद्य था, ये पद में है। दिए गए कवियों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अब इनमें से कोई का एक जीवन परिचय लिखिए, और उनकी क्या करना है, उनकी रचना लिखना है। क्या करना है, रचना लिखना।
उसी तरह इनको जीवन परिचय लिखेंगे 2 और इनकी रचना लिखे तो 2। जीवन परिचय इनका जीवन के बारे में लिखे तो 3 और इनका रचना लिखे तो 2 नंबर होगा। ठीक। अब देखिए, करा अपने पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ कोई एक श्लोक, यानी जो भी पाठ्य पुस्तक से याद किए गए संस्कृत का श्लोक लिखिए और कई नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। क्या आएगा? 2 नंबर का। इनमें से करा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में क्या करना है? अनुवाद करिए। 2 प्रश्न का, इनमें से कोई 2। ठीक। एक नंबर का है। अगला प्रश्न आपके देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इनमें से क्या करना? किसी एक विषय को निबंध लिखेंगे और कितने वर्ड में? कम से कम 200 से 250 के बीच में, यानी मान लीजिए 1.5 पन्ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1.5 से 2 हो जाए। समय है तो आराम से पर्याप्त लिखिए। ऐसा लिखिए एग्जामिनर देखे तो खुश हो जाए। और कई नंबर का है बाबू? 7 नंबर का। क्या है? करार में लिखिए किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आप लोग को बार बार कहा जाए पर्यावरण पे तैयार करें। पर्यावरण के बारे में सभी को याद है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये हो गया। ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो गया। यानी ऐसे जैसे आप बना लीजिएगा। एक आपका मृदा प्रदूषण होगा। इस प्रकार का ऐसे बना के इनके लिखिए। या आयात के नियमों के पालन लिखिए। जनसंख्या से लाभ हानि क्या हो रहा है, इनके बारे में को बनाइए। यदि जनसंख्या है तो हमारे साथ क्या हो रहा है, इनके बारे में। जो इस समय पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि से क्या हो रहा है? रोग, बेरोजगार घूम रहे हैं। जितना काम नहीं उतना लोग संख्या है। ठीक। इस पे कुछ अपना हाइडिंग बना के लिखिएगा। अगला प्रश्न लिखा, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसी शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधा न उपलब्ध होने के उल्लेख कीजिए। यानी ऐसे मध्य जो हमारा भाग है उसमें शिकायत लिखना है। जो रेल यात्राएं कर रहे हैं उनमें साफ सफाई ना है और उनमें से क्या करना है, किसी प्रकार के जो भी आपकी कमियां वहाँ त्रुटियां दिखाएं वहाँ पे पेश लिखना। या अपने रुचि अनुसार उल्लेख करते हुए अपने मित्र को क्या करना है? पत्र लिखें। अपने रुचि अनुसार सबसे मस्त है। हम अपने मित्रों को किस प्रकार की रुचि के साथ भेंट कर रहे हैं और कैसा उनका व्यवहार है, कैसा क्या उनका संदेश देना चाहता हूँ, इस पे लिखिए आप लोग। ठीक। आप सभी को, सभी छात्रों को दिल से धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कराइए, शेयर कर दीजिए, एकदम तांडव मचा दीजिए। फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।